हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना बच्चों सभी को? यस यस सर। सर। ठीक। लास्ट टॉपिक क्या कराया था मैंने आपको एक बार बताओगे? मार्केट कराए थे शायद आपको, है ना? हेलो। सर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस करवाया था। हाँ, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में डिफरेंस कराया था मैंने आपको। प्राइमरी सेकेंडरी कवर करा दिया था, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। क्या मैंने अभी आपको टैक्सेशन के बारे में बताया है? नहीं, नो बोला था सर। कि बताऊं? यस सर ठीक है। बोला था अभी। यस सर। तो आज आ जाओ आप। टैक्सेशन पे आ जाओ। ठीक है। कितने टाइप का टैक्स है हमारा? बोलो। नहीं। सर टू टाइप्स के। हाँ, दो कैटेगरी में जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मतलब बताओ कोई इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब, क्या क्या कहना चाहता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स वो होगा जो आप डायरेक्टली सबमिट करोगे गवर्नमेंट को। डायरेक्टली सबमिट करोगे किसको? गवर्नमेंट को। नहीं जा रहा है क्या? अच्छा, दोनों बातें हैं। ठीक है, बता दिया। तो हम डायरेक्टली सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, वो है आपका डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आप डायरेक्टली नहीं सबमिट करोगे, इनडायरेक्टली सबमिट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट की जगह बस इनडायरेक्ट कर देना, सेम सब कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सामान खरीद के लेके आते हो, कोई भी लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो उसके अंदर जीएसटी चार्ज करा जाता है आपसे। तो आपने वो जीएसटी किसको दिया? सरकार को तो नहीं दिया ना, आपने दिया उस दुकानदार को। वो दुकानदार आगे आपके बिहाफ पे जमा कराएगा, तब इसका नाम आएगा इनडायरेक्ट। समझ गए? यस हेलो, सर। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर आ रही है। यस सर। जैसे आप सामान मार्केट में कुछ भी एक लैपटॉप लेने गए, ठीक है, वहां पे कोई भी एक शॉपकीपर है, मिस्टर एक्स। तो इससे अगर आप लोगे तो ये आपके बिल में 18% का जीएसटी लगाएगा। तो आप उसको जीएसटी का अमाउंट दिया होगे, बाद में ये जब भी मंथली रिटर्न फाइल करेगा अपना जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। तो ये इनडायरेक्ट बन गया। तो पता है, आपसे सिर्फ इतना पूछता है इनमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, बस आपको पहचान करना आना चाहिए। मैं कुछ टैक्सेस के नाम लिख रहा हूं, पहले एक बार देख लो सारे नाम, आप भी अपने कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना सारे नाम। मैक्सिमम नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो पूछ सकता है आपसे। कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बोलो। सर डायरेक्ट। बच्चे, एक्साइज ड्यूटी पहले ये बताओ मतलब भी समझ रहे हो उसका? नहीं, यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हो तो मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन करूं। देखो, एक्साइज ड्यूटी कब लगती है?
जब भी आप कोई सामान, सपोज आपने फैक्ट्री सेटअप करी ना, जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, एनीथिंग आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जब भी, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसके ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती है, इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। यानी कि आप लैपटॉप अगर लेके आए ना तो उस पर सिर्फ जीएसटी नहीं लगा हुआ, उस पर 18% की एक्साइज ड्यूटी भी लगी हुई है, तभी वो इतना महंगा होता है लैपटॉप। अदरवाइज प्लास्टिक की तो है, प्लास्टिक के थोड़ी इतना सारा चार्ज करेंगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर लोहा और कांच है, लेकिन 30-30 हजार 40-40 हजार, क्योंकि 10-10 15-15 हजार का तो टैक्स चला जाता है सरकार को उसमें से। तो एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे। और आप एक चीज बताओ, आपने किसी मैन्युफैक्चरर को पे करा है? ये सरकार को डायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी आप थोड़ी देते हो, हम किसको देते हैं वो एक्साइज ड्यूटी? रिटेलर को, जो हमें सामान देता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका? इनडायरेक्ट। हम सरकार को डायरेक्टली नहीं देते। कस्टम ड्यूटी बताओ अब, बोलो। डायरेक्ट। सर डायरेक्ट होगा ये तो। नहीं बच्चे, ये भी कस्टम ड्यूटी किस इनडायरेक्ट पे होगा। लगती है? पर सर इनडायरेक्ट। कस्टम ड्यूटी तो सामान पे लगती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। समझ गए भाई? आप कोई भी इंपोर्टेड आइटम लेके आते हो तो मुझे बताओ, सरकार को पैसे देते हो या जिससे लेके आ रहे हो उसको दे रहे हो? राइट सर, राइट राइट। समझ गए? आप उसका डेफिनेशन का स्ट्रक्चर समझो। अगर हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली सबमिट करते हैं खुद से तो डायरेक्ट है, अगर किसी के थ्रू सबमिट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। बिल्कुल डेफिनेशन समझ लो, हो जाएगा। इनकम टैक्स बताओ अपना। सर वो तो इनकम हर टैक्स तो पर्सन अपना, डायरेक्ट है। यस डायरेक्ट है, अपनी इनकम पे है। सेल्स टैक्स बताओ, इनडायरेक्ट है। जीएसटी बताओ। सर डायरेक्ट है। अच्छा, जीएसटी डायरेक्ट कहाँ है? इनडायरेक्ट। हम शॉपकीपर को दे रहे हैं ना, बिल में वो लगा के दे रहा है हमें। अच्छा हाँ हाँ सर, ठीक है, ओके ओके। टोल टैक्स, डायरेक्ट। यस डायरेक्ट। भाई सरकार के तो आदमी बैठे होते हैं टोल टैक्स में लेने, या प्राइवेट बैठे होते हैं? सरकार ने अपनी एनएचआई अथॉरिटी है, उसने अपने बिठा रखे होते हैं, तो डायरेक्ट है। एमसीडी टैक्स, सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डायरेक्ट। दिल्ली, यस ये भी डायरेक्ट है, जो आप अपना डायरेक्ट। हाउस टैक्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ और टैक्सेशन के नाम लिख देता हूं। गिफ्ट टैक्स, कैन यू टेल मी, गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट। तो देखो, ये डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर्सन ने गिफ्ट दिया है, जिसको गिफ्ट मिला हुआ है उसको पे करना है। क्या होता है, आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन फर्दर अगर हम बात करें, जब कोई पर्सन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बनाता है ना, अगर उसने गिफ्ट रिसीव करा है साल में 5,000 से ज्यादा का, तो उसको टैक्स देना है। उसका रीजन ये है ना, अगर टैक्स नहीं लेगी सरकार गिफ्ट के ऊपर, तो फिर मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा ही नहीं ज्यादा। मैं तो ये दिखाऊंगा कि मुझे गिफ्ट मिला है, और 5-5 10-10 हजार का अमाउंट हर एक बंदे से दिखा दूंगा, किसी का एक्स लिख दूंगा, बाई जेड ये वो ABCD। क्या पता चल रहा है किसने मुझे गिफ्ट दिया है? ऐसे तो कोई टैक्स देगा ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने ना गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है। उन्होंने बोला है कि 5,000 रुपए तक का गिफ्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो चलेगा इतने तक का गिफ्ट, इससे ज्यादा अमाउंट का गिफ्ट नहीं चलेगा। ठीक है। अगर मिलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। वो चीज है कि लोग देते नहीं है, क्योंकि पकड़ में आते हैं तो फिर देना पड़ता है जब इंक्वायरी बैठती है। छोटे मोटे पे इंक्वायरी बैठती नहीं है, जब तक आपका करोड़ों में अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। तो आपको टैक्सेशन क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। देखो, सिंपल डेफिनेशन से याद रखना, जो भी आप खुद से जमा कर रहे हो गवर्नमेंट को डायरेक्टली, हर वो टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। और जो आप किसी के थ्रू सबमिट करा रहे हो, हर वो टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। सिंपल ऐसे याद रखो। ठीक है। अब चाहे कोई से भी टैक्स की बात करें, चुबू कोई भी एग्जांपल लिख के दे दे आपको। चलो आपसे और पूछता हूं, एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स के बारे में बताओगे? बोलो। गिफ्ट टैक्स क्या है बच्चे? गिफ्ट टैक्स वो है जो भी आपको गिफ्ट के आइटम मिलते हैं ना, उन आइटम्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी?
यस सर। एक क्वेश्चन गिफ्ट का, श्रेया, जो जितने भी गिफ्ट मिलते हैं ना, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो ना, तो उसके ऊपर ना टैक्स देना पड़ता है आपको। गिफ्ट सब कुछ दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है, तो गिफ्ट का अमाउंट अगर 5000 से ज्यादा का होता है ना, तो टैक्स देना पड़ता है हमें। तो गिफ्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को गिफ्ट टैक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमें खुद से बताना पड़ता है। मैंने आपसे एंट्री टैक्स पूछा था बच्चों। एंट्री टैक्स कौन से टाइप का टैक्स है? सर डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स। देखो एंट्री टैक्स बताता हूं। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंट्री करते हो ना, तो एक टैक्स लगता है, तो उसको एंट्री टैक्स का नाम दिया जाता है। वो टैक्स किसके ऊपर लगता है? वो ट्रक वालों के ऊपर लगता है, वो के ऊपर लगता है। तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स होता है वो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स होता है, नगर निगम नगर पालिका का, जिस भी नाम से जानो उनका टैक्स होता है वो। ठीक है, सर चलो। तो एंट्री टैक्स गुड्स पे लगता है? बच्चे गुड्स पे भी लगता है एंट्री टैक्स ना। ट्रक देखो, ये ना एंट्री के लिए लगता है बस। 100 रुपए की पर्ची कटती है इसकी। ओके सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैब हायर करी, ठीक है, अगर आप कैब भी लेके जाओगे ना, तो भी आपका एंट्री टैक्स कटेगा। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद जाते हो, तो दिल्ली आता है आपका अलग, और गाजियाबाद यूपी में लग जाता है, तो एक एंट्री टैक्स लगेगा जो दिल्ली सरकार लेगी जब आप यूपी से दिल्ली आओगे। यहां से जाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो सही डायरेक्ट टैक्स हुआ। हाँ, ये डायरेक्ट हुआ, क्योंकि आप डायरेक्टली सरकार को दोगे ना, सरकार बैठी हुई है भाई, एमसीडी प्राइवेट तो है नहीं। समझ गए? हमारा जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। हाँ, एक और टैक्स आया देखो, एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट टैक्स। अब आप सिनेमा में जाते हो, तो थिएटर वाले को दे रहे हो, वो आपके बिहाफ पे फर्दर आगे जमा कराता है। तो क्या नेचर आई इसकी, बताओ? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, राइट। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। मूवीज देखने जाते हो ना थिएटर में, उसमें होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, तो वो भी क्या बन जाएगा आपका? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और सर प्रॉपर्टी टैक्स भी इनडायरेक्ट ही होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स इनडायरेक्ट नहीं प्रॉपर्टी होगा टैक्स भाई। डायरेक्ट होगा। हाँ वो डायरेक्ट होगा, प्रॉपर्टी ठीक है टैक्स ठीक तो डायरेक्ट होगा ना, आप अपनी प्रॉपर्टी पे है। दे रहे हाँ हो, खुद से गवर्नमेंट, दे रहे हो। राइट राइट सर। ठीक है ठीक है, ठीक है। देखो सरकार को कुछ भी खुद से दोगे ना, वो डायरेक्ट है। तो एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। होपफुली आप इसमें गलती नहीं करोगे आगे। अब चलूं आगे अब? यस सर। चलो, इसके बाद आओ आप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर हाँ बच्चे बोलो। सर टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है बच्चे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या सीन होता है इसका, बता देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर है। देखो हम ना थोड़ा सा उसमें जा रहे हैं, कॉमर्स की लाइन में ना, टाइम खराब होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, आपका जब डाउट है तो पता होना चाहिए। एक पेंटर है सपोज, आपने इसको अपने घर में हायर करा, सपोज अपने घर का पेंटिंग करा ली 25,000 रुपए में। ठीक है, अब सपोज इसको महीने में ऐसे मिल जाते होंगे 5 काम, तो कितना हो गया इसका एक महीने की कमाई? 1 लाख। साल का कमाता होगा ऑन एन एवरेज 12 लाख। आपको लगता है कि कोई पेंटर टैक्स देता होगा? देते नहीं, पता नहीं चलता, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैश में होता है, क्योंकि कभी इसको 500 दे दिए, कभी 2000 दे दिए, कभी 4000 रुपए की पेमेंट कर दी, ऐसे ही देते हैं ना हम इनको, लेबर को। यस अब सर। क्या करा सरकार ने, अब कंपनी के अंदर सपोज पेंट होना है, अब कंपनी के अंदर तो 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का ठेका दिया जाएगा। तो 10 लाख के हिसाब से अगर पेंटर के पास इनकम होगी, तो पेंटर का टैक्स बनेगा इस पर 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो सरकार ये बोलती है कि ये वाला अमाउंट जो पेमेंट पे करेगा ना, उसको ही टैक्स काट लेना है इसका, पेंटर का। यानी अगर मैं अपनी कंपनी में पेंटर से पेंट करवाऊंगा ना, तो मैं उसका 30% के हिसाब से टैक्स काट लूंगा। उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझ रहे हो? टीडीएस। मैंने खुद से ही टीडीएस काट लिया पहले। या मैं अपना रेंट पे किसी को घर दूंगा, तो जो मुझे रेंट पे करेगा ना, वो मेरा टैक्स पहले से काट लेगा, वो खुद जमा कराएगा। अगर नहीं कराया, इस कंपनी ने खुद से नहीं काटा, तो कंपनी लायबल है फिर टैक्स देने के लिए। सरकार पेंटर को नहीं पकड़ेगी, कंपनी को पकड़ेगी, क्योंकि पेंटर तो रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसको कैसे पकड़ेंगे हम। तो लेकिन सही कंपनी तो इनडायरेक्ट हुआ। रजिस्टर्ड है।
क्या कर रहे हो? सर टीडीएस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ फिर। नहीं, टीडीएस ना टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता। टैक्स पता है कब जाएगा ये? देखो, ये जब फाइनल रिटर्न भरी जाएगी ना तो ये इनकम टैक्स में से माइनस होगा, ठीक है? ओके सर, ओके। फाइनल जब रिटर्न भरी जाती है तब एडजस्टमेंट होता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स के नेचर में रहता है। इसका नेचर डायरेक्ट टैक्स की रहता है। ओके सर। अब देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या क्या तरीके से आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, इसका वो मतलब है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर कि आप क्या करो, प्रोप्राइटरशिप बना लो। क्या कर लो? प्रोप्राइटरशिप बना लो। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल पर्सन ओनरशिप। एक बंदा मालिक है बस इसके अंदर। भाई आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, ज्यादा फाइनेंस नहीं है, और आपको बिजनेस बढ़ाना भी नहीं है, तो क्या करो, सिंगल पर्सन ओनरशिप कर लो। खुद ही अपना बिजनेस खोल लो, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। और कैसे होगा ये? कुछ नहीं करना, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दो, प्रोप्राइटरशिप हो गई, बन गए प्रोप्राइटर। कुछ खास वो नहीं है इसका, बस जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना है, बन गए प्रोप्राइटर आप। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि भाई आपको लगता है कि मैं अकेले काम नहीं कर सकता, या मुझे काम थोड़ा सा और फैलाना है, तो क्या कर लो, पार्टनरशिप। दूसरी फॉर्म है पार्टनरशिप, और इसमें कितने व्यक्ति आएंगे? 2 और मोर, तभी तो पार्टनर होंगे। एक सिंगल व्यक्ति तो पार्टनर बन नहीं सकता। तो जैसे ही 2 लोग आ जाएंगे तो वो दोनों क्या बन गए? पार्टनर बन गए। इसके अंदर पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट विल बी पार्टनरशिप बिजनेस। अब देखो, पार्टनरशिप के साथ साथ आप चाहते हो कि भाई हम थोड़ा सा स्टेटस अपना इंप्रूव करें, या अपनी, देखो क्या होता है, एक अगला कॉन्सेप्ट आएगा एलएलपी। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले लिखो फिर समझाता हूं इसका मतलब। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये इसका थर्ड पॉइंट है। हाँ बच्चे, इसका थर्ड पॉइंट है ये। पार्टनरशिप सेकंड था, 2 और मोर पार्टनर, दिस इज द थर्ड पॉइंट। और क्या है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? अब इसका ना मतलब समझो क्या है। यहां पे एक शब्द आ रहा है लिमिटेड। लिमिटेड का तो मतलब समझते हो ना, लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, ठीक है? और पार्टनरशिप का मतलब वही है, 2 और 2 से ज्यादा पर्सन एक जगह ज्वाइंट हो गए, वो पार्टनरशिप है। तो क्या होगा, अगर आप अपनी एलएलपी बनाओगे, सपोज आपने लिया लोन, बैंक लोन लिया 1 करोड़ का, एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है? अगर नॉर्मल पार्टनरशिप होती, ठीक है, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप होती और आपने लोन लिया था 1 करोड़ का, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर की होगी इसमें से डेथ, तो जो 1 करोड़ का अमाउंट है ना, वो 2 पार्टनर को भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपने बना रखी है ना, और आपने उसमें लिख रखा है कि भैया हम तो सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए लायबल हैं, तो आपको वो लोन का अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक का लायबल होगे, उतना अमाउंट भरोगे बस। यानी अपनी लायबिलिटी भी कम है, आपकी खुद की भी। लेकिन इसके ऊपर इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसको बनाने के लिए, पैसा भी खर्च होता है। तो इतना आसान नहीं है कि हर कोई एलएलपी बना सकता है। काफी सारे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, ऑडिट होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसकी, तो फ्रॉड के चांसेस कम रहते हैं इसमें। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट के बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप एचयूएफ बना के बिजनेस कर लो। एचयूएफ समझते हो? कॉमर्स वाले बच्चा नहीं है क्या कोई भी?
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बच्चों आवाज आ रही है ना आपको? हेलो। यस Yes, सर, आ sir, रही है। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी क्या सीन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है। ये ना जस्ट लाइक पार्टनरशिप है, मतलब किसके जैसी है, पार्टनरशिप की तरह है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो पार्टनरशिप ही नाम बोल देते, इसका HUF नाम होता ही नहीं। क्या डिफरेंस है? ये जो इसके अंदर इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे ना, ये फैमिली के मेंबर होंगे सिर्फ। पार्टनर्स कौन होंगे? ओनली फैमिली मेंबर्स। यानी देखो, पार्टनरशिप तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूं, आप में से किसी स्टूडेंट के साथ भी मैं कोई बिजनेस करना चाहूं तो आप कर सकते हैं। हम आप मुझे बोलोगे कि सर मैं पैसे लगाने के तैयार हूं, तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा, भाई ठीक है, दोनों मिलकर कर सकते हैं बिजनेस, तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करता हूं, पार्टनरशिप बनाता हूं, तो वो HUF हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो एल्डेस्ट मेंबर होता है ना, सबसे बड़ा बेटा या बेटी, एल्डेस्ट मेंबर, उसको बोलते हैं कर्ता। एल्डेस्ट मेंबर को किस नाम से जानते हैं? कर्ता। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ये कर्ता मैनेज करता है सब कुछ, एल्डेस्ट मेंबर। तो आपसे पूछा जाता है इन HUF बिजनेस इज मैनेज्ड बाय होम। HUF के अंदर बिजनेस किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो आंसर आएगा आपका कर्ता। ठीक है, कर्ता के द्वारा बिजनेस मैनेज किया जाता है। ठीक है। HUF क्या है? पार्टनरशिप जैसी है, लेकिन पार्टनर्स कौन होंगे? फैमिली के मेंबर होंगे, और जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको हम कर्ता का नाम देंगे, जो कि मैनेजर होगा। ठीक है, जो सारा मैनेजमेंट करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि भाई आप क्या बना लो, प्राइवेट लिमिटेड बना लो, कंपनी बना लो। यानी क्या बना लो? प्राइवेट लिमिटेड, ये बना लो। ठीक है। यानी शेयर्स इशू नहीं करेंगे हम, शेयर इशू नहीं करेंगे। यानी सारे शेयर्स का मालिक कौन रहेगा? अगर मैंने मोहित प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो सारे शेयर्स का 100% शेयर्स का मालिक सिर्फ और सिर्फ मोहित है। और मैंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट लिमिटेड, इसके अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, पब्लिक लिमिटेड। यानी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में फर्क क्या है वो देख लो। ये जो पब्लिक लिमिटेड होगी ना, ये मार्केट में शेयर इशू कर देगी। ठीक है। यानी ये क्या कर देगी? अपने शेयर्स को इशू कर देगी पब्लिक के लिए। और प्राइवेट लिमिटेड मतलब मेरी अपनी कंपनी है भाई, मैं किसी को शेयर नहीं दे रहा। पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक को शेयर्स दे दिए गए हैं। तो रिलायंस जो है मुकेश अंबानी की, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है अपनी, अब उन्होंने शेयर्स इशू करे हुए हैं, तो पब्लिक कंपनी है वो। समझ गए? यस सर। भाई जिस कंपनी ने अपने शेयर्स इशू, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, पतंजलि ने क्या अपने शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक में? पतंजलि, आंसर इज नो। No, sir. पतंजलि हमें अभी तक बाबा रामदेव की 100% होल्डिंग कंपनी है। उन्होंने 1% क्या, 0.1 भी नहीं दे रखा किसी को अपना हिस्सा। जैसे ही वो मार्केट में ले आएंगे IPO के थ्रू अपना शेयर, पब्लिक लिमिटेड में बन जाएगा। आपने अमूल के शेयर प्राइस के बारे में कभी नहीं सुना होगा। अमूल का दूध पीते हैं ना, वो भी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है। वो भी नहीं है अभी तक पब्लिक कंपनी, उसने भी अपना शेयर नहीं ला रखा मार्केट में। लाने को ला सकती है, बहुत बड़ी कंपनी, और लोग लेंगे भी, खरीदेंगे भी। LIC अपना शेयर लेके आई रही है ऑलरेडी, तो ये भी क्या है? LIC भी आपकी अभी तक फिलहाल प्राइवेट है एक तरीके से, लेकिन अब बन जाएगी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यानी जिस भी कंपनी का शेयर मार्केट में इश्यू हो जाएगा ना, वो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, सिंपल। तो ये 6 तरीके के आपके पास ऑप्शन है। प्रोपराइटर बना लो, एक ओनरशिप रख लो, पार्टनरशिप बना लो, 2 से ज्यादा लोग आ जाएंगे, HUF बना लो, ये फैमिली मेंबर बनाएंगे आपस में मिलके, LLP बनाओगे, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर्स इशू नहीं करने पब्लिक में, और पब्लिक लिमिटेड जिसने अपने शेयर्स इशू कर दिए। बस पढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. अब देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या इसका मतलब समझते हो? NPA। कई बार न्यूज चैनल में, टीवी में, न्यूज़पेपर में आता है इसके बारे में।
बैंकों के अंदर इतना पैसा एनपीए हो गया, क्या मतलब है उसका एनपीए हो गया? क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? न्यूज में देते हैं ऐसा कि बैंकों का पैसा एनपीए हो गया, मतलब क्या हो गया एनपीए हो गया, मतलब व्हाट? सर मतलब अब उसको यूज नहीं कर सकती। उसको यूज नहीं कर सकती? देखो क्या है, बताता हूं मैं क्या सीन है एनपीए का मतलब। देखो इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मुझे पहले ये बताओ बैंक के लिए एसेट्स क्या है? भाई मैं आपको बैंक हूं, सपोज मैंने आपको लोन दिया, क्या मैं फ्री में लोन दूंगा या कुछ एक्सपेक्ट करूंगा आपसे? मुझे क्या मिलना चाहिए उस लोन के ऊपर? Yes, sir. Interest. इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और आपने अगर मुझे 90 दिन से ज्यादा ड्यू कर दिया मेरा इंटरेस्ट, तो मैं आपके अकाउंट को एनपीए कर दूंगा। यानी आपका, आप मेरे लिए एसेट्स हो और आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे अपनी, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहे ना, इसलिए हमने आपके अकाउंट को क्या करा, एनपीए कर दिया। कि ये पर्टिकुलर, देखो आपका जो अकाउंट मेरे बैंक में खुला होगा ना, जब तक आपका इंटरेस्ट आ रहा है तब तक आप मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो। जिस दिन आपने 90 दिन के बाद इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, तो मैं काउंट कर दूंगा यू आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी अब हमें आपसे उम्मीद नहीं है कि आप हमारा पैसा दोगे भी। तो वो जो लिखा आता है ना न्यूज़पेपर में, इस बैंक के अंदर इतनी एनपीए, यानी उस बैंक के इतने सारे लोगों ने पैसा मार रखा है, मरा हुआ पैसा होता है वो, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा। और उसके लिए कोई कानून नहीं है, बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2, 4, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक तो कुछ नहीं होता। तो सर मैं इसका आपको बताता मैक्सिमम हूँ, टाइम 90 डेज होता है? हाँ 90 डेज के बाद एनपीए हो जाता है। उसके बाद पेमेंट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। नोटिस देते हैं बस, आपको परेशान करेंगे, पेमेंट कर दो कर दो कर दो, कुछ नहीं करेंगे बाकी। मेरा एक दोस्त था, 2010 में हमने पढ़ाई शुरू करती थी, उसने ना क्रेडिट कार्ड बनवाया, 5 लाख की लिमिट आई, उसने जमीन खरीद ली और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी नहीं। आज इस जमीन की वैल्यू ना करोड़ से प्लस हो गई है। वो देते ही नहीं पेमेंट करने को, बैंक वालों ने इंटरेस्ट लगा लगा के 50 लाख प्लस पहुंचा दिया इसको। वो देते ही नहीं, मना कर देता कि नहीं दे रहा भाई, कर लो क्या कर लोगे, फोन करके परेशान करेंगे बस। 5 लाख उसने अपने क्रेडिट कार्ड बैंक से लिया, पड़ रहा था, 1 करोड़ बना लिया उसके। क्या कर लेगा बैंक वाला? कुछ भी नहीं करेगा। विजय माल्या भाई 10,000 करोड़ लेके भाग गए, उसका तो कुछ पकड़ नहीं पाई अभी तक भी। 5 लाख 10 लाख वाले को तो क्या ही पकड़ेंगे, वो तो वैसे ही इनको नहीं काबू में आने देगा। तो बहुत बैंकिंग सिस्टम ना अब तो फिर भी बहुत सुधर गया, पहले तो बहुत खराब था, अब तो कुछ पनिशमेंट फाइन आ भी गए हैं। पहले तो बहुत बुरा हाल था बैंकिंग सिस्टम में ना, बैंक के मैनेजर पैसा लेके भाग जाते थे पहले, तो ये हाल था। अब ऐसा तो नहीं है कम से कम एटलीस्ट। तो एनपीए का मतलब समझ में आ गया होगा ना आपको? लिख लो इसका मतलब, लिखवाता हूं एनपीए का मतलब। लिखो, एन एसेट्स ऑन विच, एन एसेट्स ऑन विच लोन पब्लिक इंटरेस्ट, या तो लोन का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, पेंडिंग है। भाई किसी ने अगर इंटरेस्ट दे दिया है तो उसका लोन का अमाउंट चल रहा होगा, किसी ने अभी इंटरेस्ट भी नहीं भरा है, पहले ही डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया तो इंटरेस्ट चल रहा होगा उसका। पेंडिंग है ओवर 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा, उसके अकाउंट को एनपीए में डाल देंगे कि भाई ये अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा, एनपीए हो गया है। ठीक है? Yes, sir. अब अगला टॉपिक देखो, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, महंगाई, गुड्स का प्राइस का इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन एवरेज प्राइस ऑफ अ गुड्स, एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस का इंक्रीज हो जाना। भाई पेट्रोल अभी 100 रुपए, 100 से 110 हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन 100 से 200 हो जाए तो इसको बोलूंगा मैं इन्फ्लेशन, क्योंकि एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा जा चुका है ये। क्योंकि अगर 100 से 110 जा रहा है तो कभी ना कभी 100 से 90 भी हुआ होगा, 95 भी हुआ होगा, तो एवरेज निकालोगे तो वही अराउंड 100 के आसपास आ जाएगा वो। लेकिन अगर 100 से 150 हो जाए तो उसको मैं बोलूंगा महंगाई है, या 200 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन ना दो तरीके से होता है। पहला इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या समझते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? सर उसकी डिमांड बढ़ जाना, उसके वजह से यस, उसके डिमांड बढ़ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वाला टाइम था, आपको सेकंड वेव याद है जब बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी? वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई थी दिल्ली में, तो महंगाई बढ़ गई थी। 50-50 हजार, 1-1 लाख में एक इंजेक्शन बिका। तो वो क्या था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी डिमांड बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई, सिंपल। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगा आपका? ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट, देखो मैंने सिर्फ डिमांड शब्द यूज नहीं करा, एग्रीगेट डिमांड शब्द यूज करा है। यानी कि सब जगह डिमांड बढ़ेगी। और कोरोना वाली सेकेंड वेव में हर जगह डिमांड बढ़ी थी उस इंजेक्शन की, सब जगह जरूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो उस समय जो इन्फ्लेशन था उसको नाम दिया जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, डिमांड अपनी तरफ महंगाई खींच रही है। ठीक है, क्या क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अगला टाइप देखोगे आप इसका, वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नाम से क्लियर है ये भी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या मतलब है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कुछ? ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्चा ज्यादा आना शुरू हो जाए आपका, तो कॉस्ट पुश करेगी महंगाई। क्योंकि कोई भी इंसान है अपना प्रोडक्ट लॉस में तो देगा नहीं आपको। अगर उसको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो वो अपने प्राइस बढ़ा देगा, सिंपल है। सस्ता मिलता तो हम प्राइस उतने रखते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. अब आ जाओ आप टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, और पहला है इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, एनीबडी वांट टू एक्सप्लेन कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, लिखना कुछ मत, हेडिंग बना दो बस, परफेक्ट कंपटीशन। समझो इसको क्या मतलब है। इस मार्केट में मैं आपको क्या क्या दूंगा। एक काम करता हूं, सारे नाम पहले लिखवा देता हूं, आपको बता देता हूं, लिखूंगा बाद में। परफेक्ट कंपटीशन आएगा, मोनोपोली आएगा, मोनोपोलिस्टिक आएगा, ओलिगोपोली। 4 तरह के मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। देखो सपोज भाई आप सब लोग ना मार्केट में गए हो कभी ना कभी, आपने देखा होगा जहां पे मेडिसिन मिलती है ना, जहां पे भी मेडिसिन मिलती हैं या जहां पे ज्वेलरी की शॉप होती है, वहां पे एक के बराबर 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 में ज्वेलरी की शॉप मिलेगी आपको, मिलेगी या नहीं? Yes, sir. देखा है? Yes, sir.
ऐसी मेडिसिन वाले के पास मिलती हैं। अगर वैसी आप कोचिंग लेने जाते हो तो बराबर बराबर कोचिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं, देखे हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। समझ रहे हो? लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर, खरीदने वालों की भी लाइन लग रही है और बेचने वालों की भी लाइन लग रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोचिंग के लिए लक्ष्मी नगर, भर भर के स्टूडेंट है, भर भर के कोचिंग है। तो सिंपल क्या है कि कोई एक पर्सन ना अपनी मार्केट पावर नहीं दिखा सकता कि भैया ये वाला कोर्स सिर्फ मैं ही कराता हूं। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि हम उसके प्राइस 50,000 किसी कोचिंग की फीस सेट कर दें, 1 लाख उस कोर्स के सेट कर दें, 2 लाख सेट कर दें, भाई हम तो सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता। लार्ज नंबर ऑफ बायर बैठे हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर बैठे हुए हैं, आप नहीं दोगे तो किसी और से ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सबका प्राइस सेम मिलेगा आपको ऑलमोस्ट, कम ज्यादा करेंगे तो हम उसी के पास चले जाएंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सर जी लिखना है। हाँ बच्चे लिखना है ये, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, बट नो, आगे लिखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बट नो वन कैन, but no one can set the market power, set the market power। ऐसा नहीं है कि भाई हम ही बैठे हुए हैं, बराबर में बहुत हैं, और सेलर के लिए भी कमी नहीं है। वो भी कहेगा जाओ भाई साहब मेरे पास कोई और आएगा, सिंपल, उसके पास भी कमी नहीं है, क्योंकि उसको पता है आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और ऐसी कस्टमर को भी पता है यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो कहीं और, लाइन लगी हुई है, किसी पे भी जा सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल का नाम होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इकोनॉमिक्स में। यानी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन कोई भी सेलर अपनी मार्केट पावर नहीं बना पा रहा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट का। नो वन कैन सेट द मार्केट पावर ऑफ सेम प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सेम है तो, प्रोडक्ट डिफरेंट हुआ तो मार्केट पावर बन जाएगी फिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 मोबाइल की दुकानें हैं, ओप्पो की, रियलमी की, वीवो की, उसमें से एक शॉप खुली हुई है एप्पल की, क्या एप्पल वाले की मार्केट पावर है या नहीं है? Yes, sir. बोलो, उसकी मार्केट पावर है। भाई जिसने एप्पल लेना है ना वो एप्पल ही लेगा, चाहे जितने मर्जी प्राइस चार्ज कर ले उससे, डजेंट मैटर। आप कितना समझा लो उसको कि रियलमी में भी आपको ये मिल जाएगा या वीवो मिल जाएगा, नहीं लेगा वो। तो एप्पल ने अपनी मार्केट पावर सेट कर रखी है, उसने टारगेट ही बड़े कस्टमर्स को करा है, रिच कस्टमर्स को करा है, उसने टारगेट ही बिल्कुल लग्जरी क्लास को करा है, इसलिए उसने अपनी चीजें महंगी रखी हैं, ठीक है। तो सोच समझ के बहुत बिजनेस करे जाते हैं, इतना आसान नहीं होता बिजनेस चलाना, उसके अंदर मार्केट के अंदर टिके रहना। अब दूसरे टाइप का लिखो इसके अंदर, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर, बेचने वाला तो एक है लेकिन खरीदार बहुत हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या मैं बोल दूं रेलवे? Yes, sir. Yes, sir. भाई रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना। अगर आपको कहीं पे ट्रेन से जाना है तो इंडियन रेलवे के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, इसी से जाना पड़ेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले टिकट के खरीदार बहुत हैं। आज भी अगर आप माता वैष्णो देवी की टिकट 2 महीने के बाद की करोगे ना, वेटिंग लिस्ट मिलेगी, और बेचने वाला एक अकेला इंडियन रेलवे। लेकिन अभी तक ये मोनोपोली चल रही है गवर्नमेंट की, अब सरकार इसको प्राइवेट कर देगी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। फिलहाल अभी मोनोपोली है। समझ गए मोनोपोली सिचुएशन का मतलब? Yes, sir. Yes. यस सर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जहां पे सिंगल सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, इसका मतलब है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका, यानी ट्रेन नहीं तो बस,
मुंबई तक अगर आपको जाना है तो ट्रेन की जगह बस से कैसे जाओगे या कार से कैसे जाओगे? ऑप्शन नहीं है ना। फ्लाइट का ऑप्शन ले सकते हो लेकिन कॉस्टली पड़ेगा, उतने पैसे होते तो फिर हम ट्रेन ही क्यों देखते? तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। फिर दूसरा, तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर। वो तो हमारा मोनोपोली नहीं है ना कौन सा? सर? जो फिर से बोलो। एयरवेज है हमारे, वो तो हमारा मोनोपोली नहीं है एयरबेस ना। का एग्जांपल, अभी रुको, एक और मार्केट का टाइप है उसमें फिट करेंगे उसको, अभी ये रुको थोड़ा सा, आ रहा हूं मैं उस पर भी। एरोप्लेन्स की भी बात करूंगा। एयरबेस अभी मोनोपोली नहीं है लेकिन है मार्केट का टाइप, आ रहे हैं अभी उस पर, थोड़ा सा वेट करो बस। एक और करा दूं उसके बाद फोर्थ नंबर उसी का है। थर्ड नंबर है आपका मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो इसमें क्या होता है, जनरली बेचने वाले बहुत हैं, मैनी सेलर्स हैं और मैनी बायर्स हैं। खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं। खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं। और उस प्रोडक्ट का ना सब्स्टिट्यूट भी एग्जिस्ट करता है। तो पहले आप इतना लिखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर और मैनी बायर। खरीदने वाले भी ज्यादा, बेचने वाले भी ज्यादा, मैनी सेलर मैनी बायर। ठीक है, लिख लिया आपने इतना? यस सर। मैं जरा स्लाइड्स क्लीन कर दूं कुछ। खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं। आगे देखते हैं। सर इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा इसमें, राइट। और साथ में क्या होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के पास एक शॉप है, उस शॉप पे ना आप सपोज डब साबुन से नहाते हो, आपके पास ना वही शॉप है हाल फिलहाल में, और आप गए शॉप पे, आपने डब मांगा, डब नहीं था, उसने बोला लक्स है मेरे पास। तो अब उस समय आपको लक्स लाना ही पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भी नहाओगे नहीं। बाद में देख लेंगे, पूरा पैक ना लेके सिंगल साबुन ले लूंगा, कई बार ऐसा होता है। तो वो होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप लेने गए कोलगेट, कोलगेट अवेलेबल नहीं था, तो ऐसा थोड़ी है कि टूथपेस्ट नहीं लेके आओगे, कोई दूसरा लेके आओगे। वो आपको बोलेगा भैया ये वाला दे दूं। दूध लेने गए थे अमूल का, उसने बोला खत्म हो गया मदर डेयरी, तो मदर डेयरी लेके आओगे। यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कंपनी अलग हो जाएगी बस। वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब अगला आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, इसमें क्या है, फ्यू सेलर, मैं सिंगल वर्ड यूज नहीं कर रहा, लार्ज वर्ड नहीं कर रहा, फ्यू सेलर, यानी बेचने वाले कुछ लिमिटेड है। ठीक है, क्या मैं आज के टाइम, और लार्ज नंबर ऑफ बायर है, क्या मैं आज के टाइम का जो टेलीकम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है उसको ओलिगोपोली में डाल सकता हूं या नहीं? बेचने वाले कितने हैं? यस सर, डाल सकते हैं। भाई एक तो एयरटेल है, वोडाफोन Jio। आइडिया, तीसरा जियो। इसके और पहले देखो, याद करो, टाटा डोकोमो हुआ करता था, यूनिनॉर हुआ करता था, एयरसेल हुआ करता था, रिलायंस आरकॉम हुआ करता था। कितने सारे कंपनीज थी टेलीकम्युनिकेशन की, सब बंद कर दी जियो ने। और आप आज के टाइम पे देख लो, रेट बढ़ा रहे हैं ये लोग सारे के सारे। एयरटेल भी रेट बढ़ाता है, जियो भी रेट बढ़ाता है, सब बढ़ाते हैं अपने अपने प्लान, ऑलमोस्ट सबके बराबर बराबर है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। वैसे ही अभी एक एग्जांपल एरोप्लेन्स का हुआ था। फ्लाइट्स वाले बेचने वाले भी तो बहुत कम है भाई, लिमिटेड गिनी चुनी फ्लाइट्स हैं आपकी। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्टारा, 2-3 और हैं बस।
जेट एयरवेज वगैरह, तो वैसे ही फ्लाइट के अंदर है, यानी एरोप्लेन के अंदर भी जो सिचुएशन है ना वो ओलिगोपोली है। और ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग ना कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल, कार्टेल बनाने का मतलब होता है कि भैया इस प्राइस से नीचे ना तीनों में से कोई भी नहीं बेचेगा। पब्लिक के लिए नहीं मजबूरी है, आप एयर इंडिया की फ्लाइट में नहीं जाओगे तो इंडिगो में जाओगे, कोई इंडिगो देख रहा होगा तो फिर दूसरा एयर इंडिया में जाएगा, जाएगा तो हमारी फ्लाइट में ही, तो तीनों इस प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे कुछ भी हो जाए। तो ये होता है ओलिगोपोली मार्केट। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो कंट्री पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है ना, उन्होंने अपना एक कार्टेल बना रखा है कि इतने रुपए से कम पे हम क्रूड ऑयल देंगे ही नहीं। किसी मर्जी कंट्री से ले लो आप, इतने से नीचे नहीं देंगे। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। कई बार ना आपने ये सब्जी वाले मार्केट में भी देखा होगा, आप सब्जी लेने जाओ, आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करो, हर एक ठेले वाला रेडी वाला आपको सेम दाम बता रहा है, वो डिसाइड होता है उनका पहले ही, पहले फिक्स कर लेते हैं कि इससे नीचे बेचेंगे ही नहीं आज। तो कस्टमर जो मेरे से शुरू हुआ है, हो सकता है आप तक पहुंचे, वो जो आपसे शुरू हुआ है वो मेरे पे पहुंचेगा, लेगा तो हमसे ही। तो फिक्स रख लो ना प्राइस, क्या दिक्कत है, किसी ना किसी का तो बिकेगा और सबका बिकेगा, ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलेगा। तो ये होता है ओलिगोपोली का एग्जांपल। कार्टेल फॉर्म कर लिया जाता है, एक ग्रुप बन जाता है और उसमें प्राइस डिसाइड हो जाते हैं कि भाई इससे नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर ना, ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर ना काफी सारे रूल्स आ चुके हैं। इसके लिए कंपटीशन एक्ट आ चुका है 2002, उसमें कुछ रूल्स बना रखे हैं। अगर इस तरीके से मिलके शॉपकीपर्स अगर मार्केट के अंदर बिजनेस करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो कि ऐसे तो कस्टमर को नुकसान हो जाएगा। अगर सारे मिलके बैठ जाएं कि भाई हम 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बेचेंगे, फिर तो मुझे 20 में ही लेनी ही पड़ेगी। 20 में क्या, मैं 100 में भी लूंगा, क्योंकि सारे अगर एक से हो जाएंगे तो मुझे लेनी ही पड़ेगी मजबूरी में। तो ऐसा ना हो, पॉसिबल ना हो जाए, ऐसा कहीं होने को हो सकता है। भाई जो बेचने वाला है अगर सारे ही एक सा रेट लेंगे तो किसी से लोगे आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए कंपटीशन एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, 2002 कानून है ऑलरेडी कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाएगा, उसकी आप शिकायत कर सकते हो कंज्यूमर फोरम के अंदर। समझ गए आप चारों टाइप की फॉर्म्स? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ठीक है, अब इसके बाद आओ आप प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा टॉपिक होगा प्राइवेटाइजेशन। पहले आओ आप डिसइन्वेस्टमेंट पे। डिसइन्वेस्टमेंट, देखो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है ना, अगर इनको सरकार सेल करती है, किसको, प्राइवेट कंपनीज को, अगर इसको सेल करती है प्राइवेट को, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, बताओ मुझे पब्लिक सेक्टर है या नहीं है? गवर्नमेंट है ना। यस Yes, सर। sir. तो सरकार प्लानिंग बना रही है ना इसको कंपनी को देने के लिए, तो ये Yes, sir. डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार। लेकिन न्यूज में भी आप देखते हो वो लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ना एलआईसी में हो रहा है, एलआईसी का ना शेयर बेचा जा रहा है पब्लिक को, तो सरकार उसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, वो प्राइवेटाइजेशन है। यानी डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने आपको हेडिंग बनाई है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, सेम हेडिंग बनेगी प्राइवेटाइजेशन, बस यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होंगी वो सेल करी जाएंगी पब्लिक को, इतना अंतर है। एक तरफ प्राइवेट को, प्राइवेट सेक्टर को जब दोगे तो डिसइन्वेस्टमेंट, और पब्लिक को दोगे तो प्राइवेटाइजेशन, ये फर्क है।
समझ गए? तो LIC के केस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे जो सरकार दे रही है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आप दोनों लिख लेना, प्राइवेटाइजेशन में लिख लेना। सर Public मतलब sector- कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ सेल कर रही है अपने एसेट्स प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर हाँ, कर रही है सेल। अगर कोई पब्लिक सेक्टर, जैसे पब्लिक सेक्टर की कौन सी है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, जितनी भी पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी है, समझ रहे हो, जो जो सरकार के पास है, अगर और सरकार उसमें से कुछ भी सेल प्राइवेटाइजेशन करती है, में जब जैसे public आप को बता offer रहे हो करेगी, कि हाँ जैसे आईपीओ जैसे आप बता रहे हो LIC का आ रहा है तो वो जैसे LIC का प्राइवेटाइजेशन issue हो आ रहा है, गया। वो प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। ओके सर, देखो थैंक यू। बेसिकली मैं आपको इसमें अंतर बताता हूँ क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन ना, जब बहुत ज्यादा अमाउंट चला जाएगा थोड़ा थोड़ा सबके पास, उस टर्म को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा, किसी एक पर्सन को दे रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सेदारी देंगे ना, लेकिन LIC का IPO में थोड़ा थोड़े शेयर बहुत सारे करोड़ों लोगों के पास चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इतना अंतर है बस। तो डिसइन्वेस्टमेंट में पब्लिक सेक्टर की कंपनी को सेल करा जाएगा प्राइवेट कंपनीज को, डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी उसको सेल करा जाएगा जनरल पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है। सर एक जो NDPL टाटा को दी थी, तो इससे ये क्या हुई? NDPL कौन सी कंपनी है, पूरा नाम बोलो उसका। सर पावर लिमिटेड वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली। टाटा को जो दी गई, हाँ जी सर, जो टाटा को दी थी। बच्चे उसको ना एक्विजिशन बोलते हैं, ना तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है ना ही वो प्राइवेटाइजेशन है। अच्छा सर, जो मतलब 100% किसी को दे दे तो वो एक्विजिशन हो गई। हाँ वो एक्विजिशन है 100%। जैसे टाटा ने अभी एयर इंडिया को एक्वायर करा है ना, तो एक्विजिशन बोलते हैं उसको। ओके सर। समझ गए ना? तो यस फिर वो उसको आप प्राइवेटाइजेशन बोलोगे, ना ही आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलोगे, आप उसको बोलोगे एक्विजिशन। एक्वायर कर लिया गया, उसको खरीद लिया गया। ये ना कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अकाउंट्स में यूज करी जाती हैं। चलो मंडे मिलेंगे आपको 7 बजे सेम टाइम। बाय बाय, ओके टेक सर, केयर। थैंक यू। थैंक यू सर जी।